नमस्कार दोस्तों, आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल ऑन माइंड पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 7th विषय भूगोल ज्योग्राफी का अध्याय 1, जिसका नाम है पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले उसे देख लेते। तो विषय यानी कि टॉपिक्स, तो सबसे पहला टॉपिक्स हमारा रहेगा परिचय यानी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग पर्यावरण के बारे में जानेंगे कि आखिर पर्यावरण क्या होता है। फिर दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं, जिसे प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। तो पर्यावरण के घटक के अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत हम लोग पारितंत्र यानी इकोसिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए फिर, तो इस चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक है परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देखेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि इस चैप्टर का नाम है पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम लोग इसी पर्यावरण शब्द को समझेंगे कि आखिर ये पर्यावरण शब्द का क्या मतलब होता है। तो पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से हुई है। यानी कि ये जो पर्यावरण शब्द है, जिसे इंग्लिश में एनवायरनमेंट बोला जाता है, ये फ्रेंच के एक शब्द जिसका नाम है एनवायरोनेर, इससे हुई है। और इस एनवायरोनेर शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है पड़ोस। यानी कि पर्यावरण का शब्द जो निकल करके, पर्यावरण शब्द का जो अर्थ निकल करके आता है वो होता है एक तरह से पड़ोस। यानी कि जिस पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं, हमारे आसपास जो भी चीज़ें मौजूद हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे पड़ोस की चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे वो आसपास मौजूद है, तो उन सभी को जो है पर्यावरण शब्द से जो है एक तरह से हम लोग बता सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो पर्यावरण के अंतर्गत आती है और वो एक तरह से पर्यावरण ही हैं। तो वैसे आप लोग यदि हिंदी शब्द पे यदि ध्यान दें, तो पर्यावरण शब्द को यदि हम तोड़ के देखें तो ये परि जोड़ आवरण इस तरह से टूटेगा। परि जोड़ आवरण, जिसे हम लोग पर्यावरण बोल सकते हैं। तो परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है कि चारों तरफ से जो हमें घेरे हुई है, उसी को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। यानी कि इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्द में जो है हमारे आसपास की चीज़ें जो है वो आ रही है। तो आप शायद पर्यावरण शब्द को समझ पा रहे होंगे कि पर्यावरण का मतलब होता है कि हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हमारे आसपास मौजूद हैं, उसे हम लोग पर्यावरण कह सकते हैं। वैसे परिभाषा देखी जाए तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। जैसा कि यहाँ भी कहा जाता है कि जीवित प्राणी, कि जैसे हम लोग पृथ्वी पे एक तरह से जीवित प्राणी हैं, और हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं, हमारे आसपास जो भी लोग हैं, जो भी स्थान है और जो भी वस्तुएं मौजूद हैं, यहाँ तक कि प्राकृतिक चीज़ों को भी एक तरह से पर्यावरण ही कहते हैं। यानी कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, हमारे आसपास जो भी लोग हैं, जो भी वस्तुएं हैं और जो भी प्राकृतिक चीज़ें मौजूद हैं, उन सभी को हम लोग पर्यावरण कह सकते हैं। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब अगले पेज पे हम लोग अगले टॉपिक को देखें। तो अब हमारा अगला टॉपिक है पर्यावरण के घटक। तो यहाँ हम लोग पर्यावरण के मुख्य कौन कौन से घटक हैं उसे हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। वैसे मैंने आप लोगों को पिछले पेज पे बता रखा है कि हमारी जो पृथ्वी है उसके आसपास जो भी चीज़ें मौजूद है, जो भी वस्तु मौजूद है, वो उन सभी को पर्यावरण के अंतर्गत ही देखा जाता है। शब्द का प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ इस चित्र पे थोड़ा सा ध्यान दें, और इस चित्र के माध्यम से इन सभी पर्यावरण के जो भी प्रमुख घटक हैं उन सभी को हम लोग यहाँ समझने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है आपका पर्यावरण के घटक। तो प्रमुख तौर पे पर्यावरण के यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो भी चीज़ें पाई जाती है, उन्हें मुख्यतः 3 तरीके से जो है बांट करके हम लोग पर्यावरण के घटक के अंतर्गत जो है वो देखेंगे। जैसा कि सबसे पहला हमारा होगा, पर्यावरण का जो पहला घटक है वो है आपका प्राकृतिक पर्यावरण। दूसरा है आपका मानव निर्मित पर्यावरण, और तीसरा खुद मानव जो है
वो भी पर्यावरण का ही एक तरह से भाग है। मैंने आप लोगों को बताया कि पर्यावरण में कोई भी चीज़ें जो है वो बच नहीं रही है, सभी जो है वो पर्यावरण के इर्द गिर्द जो है वो सभी चीज़ों को जो है वो शामिल किया जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आती है। तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत सबसे पहले आपका आएगा स्थल मंडल, यानी कि स्थल मंडल यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि भूमि, जो भी हमारा एक तरह से पृथ्वी को देखा जाए तो हमारे पास जो है वो 7 महाद्वीप जो हैं वो मौजूद हैं। तो 7 महाद्वीप में जो वो स्थल मंडल है हमारा, वो जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है, क्योंकि उस स्थल का जो निर्माण हुआ है वो नेचुरली हुआ है, प्राकृतिक के द्वारा हुआ है। तो इसलिए स्थल मंडल जो हमारा हो जाता है वो आपका प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएगा। और स्थल मंडल में कौन आएगा? स्थल यानी कि एक तरह से भूमि। दूसरा आपका होगा वायुमंडल, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो एक तरह से वायुमंडल का एक तरह से चादर है, वो भी नेचुरली उस स्ट्रक्चर वो जो है नेचुरली बनाया गया है, यानी कि नेचुरली खुद अपने आप बना है। तो वो जो वायुमंडल है वो भी आपका प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। और इसमें आपका जो मुख्य चीज़ आता है वो होता है वायु यानी कि गैस। तीसरा प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएगा आपका जलमंडल, यानी कि पृथ्वी पे जितनी भी जल पाई जाती है, जल के स्रोत हैं जैसे कि महासागर हुआ, नदी हुआ, तालाब हुआ, वो सारे जो है वो जलमंडल के अंतर्गत आएंगे, यानी कि जल आएंगे। और इसका निर्माण भी जो है कि नेचुरली हुआ है, प्राकृतिक के द्वारा हुआ है, तो ये भी प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। और चौथा आपका होता है सजीव, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जैव मंडल, यानी कि जैव मंडल में क्या होता है कि ये तीनों चीज़ें जो है जैव मंडल में मौजूद होती है, यानी कि आपका स्थल भी होगा, वायु भी होगा और जल भी होगा। इस वजह से इस मंडल में जीवन जो है वो संभव हो पाता है, यानी कि सजीव संसार यानी कि सजीव चीज़ें जो है वो जैव मंडल में पाई जाती है। तो इसलिए ये भी प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत ही आएगी। तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। तो आप इस चीज़ को शायद समझ पा रहे होंगे कि मैं ये क्या आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। अब मानव निर्मित पर्यावरण में आपका आ जाएगा इमारतें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इमारतें वगैरह का निर्माण जो है वो मानव के द्वारा किया जाता है, तो ये मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। फिर आपका पार्क हो जाता है, पुल हो जाता है, सड़क, उद्योग, स्मारक, ये सभी चीज़ें जो है वो मानवों के द्वारा बनाई जाती है, तो इसलिए ये मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आएंगी। अब तीसरा आपका मानव खुद जो है वो एक तरह से पर्यावरण का ही घटक है। तो इसमें जैसे आप एक व्यक्ति यानी कि हम लोग खुद जो हैं वो पर्यावरण के ही घटक हैं। फिर आपका परिवार हो गया, समुदाय हो गया, धर्म हो गया, शैक्षणिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक स्थिति, ये सारे जो हैं मानवों के द्वारा ये सारे क्रियाकलाप जो है वो किए जाते हैं। तो इसलिए ये सारे जो हैं वो मानव पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे, यानी कि ये भी आपका एक तरह से पर्यावरण के घटक ही हैं, लेकिन ये खुद मानव के द्वारा ये क्रियाकलाप किए जाते हैं, तो ये मानव के अंतर्गत इसे जो है रखा जाता है। शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो ये सारे जो हैं ये पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। अब इसमें थोड़ा बहुत अंतर है जिसे मैं आप लोगों को एक एक करके समझाता हूँ कि प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित होती हैं। यानी कि ये जो प्राकृतिक पर्यावरण है आपका, इसमें एक खास बात ये है कि इसमें जो जीवीय होता है यानी कि जिसमें जीवन पाया जाता है, और अजीवीय यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, ये दोनों चीज़ें जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। लेकिन ये जो मानव निर्मित पर्यावरण है इसमें केवल अजीवीय परिस्थितियां जो हैं वो सम्मिलित होती हैं, यानी कि इसमें सिर्फ जो है वो एक तरह से निर्जीव वस्तुएं जो है मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। वैसे मैं अगले पेज पे आप लोगों को ये जो जीवीय और अजीवीय है इन दोनों के बारे में समझाऊंगा। तो यहाँ हम लोग जीवीय और अजीवीय को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जीवीय को देखते हैं, यानी जहाँ सजीव प्राणियों का संसार हो, यानी कि सजीव यानी कि जिसमें जीवन पाया जाता हो, जैसे आपका पादप यानी कि पेड़ पौधा, और जंतु यानी कि मानव और जानवर, यानी कि ये आपका पादप यानी कि पेड़ पौधा, और यहाँ आपका जंतु यानी कि मानव और जानवर, ये सभी जो है वो जीवीय के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये जीवीय हैं, सजीव हैं, यानी कि इसमें जीवन है। तो ये जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और ये जो अजीवीय है
यानी जहाँ निर्जीव पदार्थों का संसार हो, लाइफलेस यानी कि जिसमें जीवन नहीं हो, जैसे स्थल लैंड, जैसे भूमि पर आप जो सड़क देखते हैं उसमें किसी भी प्रकार का जीवन नहीं पाया जाता है और ये मानवों के द्वारा जो है कि एक तरह से निर्माण किया जाता है। तो ये जीवीय और अजीवीय ये दोनों परिस्थितियाँ प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। लेकिन ये जो अजीवीय परिस्थितियाँ हैं जिसमें जो है कि निर्जीव चीज़ें जो है वो पाई जाती है, ये सिर्फ मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आएगी। तो शायद मैं जो आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब अगले पेज पे हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक तरह से पर्यावरण का ही घटक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण को देखते हैं। तो आपका भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधा एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि जैसे ये जो पेड़ पौधा है ये एक तरह से जीवीय चीज़ है, लेकिन यहाँ आप ये जो भूमि देख रहे हैं ये अजीवीय चीज़ है। इसलिए कहा जाता है कि प्राकृतिक पर्यावरण में जीवीय और अजीवीय दोनों चीज़ें जो है वो मौजूद होती है, सम्मिलित होती है, यानी कि इसका एक तरह से भाग है। तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधा एवं जीव जंतु ये सभी मिलकर जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण जो है वो बनाते हैं। अब स्थल मंडल वह क्षेत्र है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा चित्र में दिखा दूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका जो है एक तरह से प्राकृतिक पर्यावरण है। इसमें आपका जल मंडल भी आएगा, वायुमंडल भी आएगा और जैव मंडल भी आएगा और स्थल मंडल भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएगी। तो इसमें एक एक करके थोड़ी बहुत बातें जो है आपके NCERT में जो है वो बताई गई है। तो सबसे पहले ये जो स्थल मंडल है ये एक तरह से प्राकृतिक पर्यावरण का ही पार्ट है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारियाँ जो है वो दी गई है कि स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि तथा पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत ये स्थल मंडल आता है तो ये हमारे लिए कैसे जो है कि फ़ायदेमंद है। तो ये हमें वन प्रदान करता है, यानी कि जंगल देता है जहाँ से हम लोग खाने की वस्तुएं जो है वो प्राप्त करते हैं। फिर आपको कृषि करने के लिए भी जो है कि एक तरह से भूमि देता है। फिर मानव बस्तियों, यानी कि भूमि पर ही हम लोग मानव बस्तियों का भी बसाव करते हैं। इसके अलावे भूमि तथा पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, यानी कि पशुओं को चरने के लिए ये घास भी प्रदान करता है। और ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती है। इसके अलावे यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, यानी कि स्थल मंडल जो है ये एक खनिज संपदा का भी स्रोत है। खनिज संपदा में आप लोगों का जैसे कि आ जाएगा मैग्नीज, कोयला, लोहा, सोना, ये सभी चीज़ें जो है वो भूमि के अंदर से ही निकाली जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सारी खनिज जो है वो स्थल मंडल के अंदर से यानी कि निकाली जाती है, भूमि के अंदर से ही निकाली जाती है। तो ये चीज़ें भी प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत हम लोग को मिलता है। अब वायुमंडल में कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। जैसा कि स्थल मंडल के बारे में तो कुछ जानकारियाँ यहाँ दे दी आपको। अब जैसे वायुमंडल भी प्राकृतिक पर्यावरण का ही एक पार्ट है, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ वायुमंडल के बारे में बताया जा रहा है कि वायुमंडल में कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वायुमंडल क्या होता है कि जैसे आप जहाँ हैं तो पृथ्वी के ऊपर जो आप चारों तरफ वायु देख रहे हैं, वायु का घनी चादर देख रहे हैं, उसे ही वायुमंडल कहा जाता है। और उस वायुमंडल में बताया जा रहा है कि गैस पाई जाती है, धूलकण पाई जाती है और जलवाष्प पाया जाता है। अब ये जो वायुमंडल है वो किस प्रकार से पृथ्वी को एक तरह से बांधे हुए है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यानी कि पृथ्वी के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है और उस फोर्स के कारण अपने चारों ओर वायुमंडल को ये बल जो है वो थामे रखा है। तो इस तरह से पृथ्वी के ऊपर जो है वो वायुमंडल जो है वो है। अब वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन जो है वो होता है। यानी कि यहाँ बताया जा रहा है कि वायुमंडल में यदि बदलाव होता है तो उससे क्या इफ़ेक्ट होता है, तो उसमें मौसम और जलवायु में इफ़ेक्ट होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्षा वगैरह जो होती है वो वायुमंडल से ही होती है। तो ये एक तरह से मौसम और जलवायु का ये पार्ट है। तो ये वायुमंडल के बारे में बताया जा रहा है। अब आगे पादप यानी कि पेड़ पौधा एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ बताया कि ये जो जैव मंडल आप देख रहे हैं ये भी प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती है।
और इस जैव मंडल में वायु, स्थल और जल ये तीनों चीज़ें पाई जाती है, इसलिए इसमें जीवन जो है वो संभव हो पाता है। और इसमें जीवन संभव हो पाता है तो इसमें पेड़ पौधा यानी कि पादप आएंगे, और जीव जंतु में मानव और जंतु वगैरह यानी कि जानवर भी आएंगे। तो वही यहाँ जैव मंडल के बारे में बताया जा रहा है कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं, सजीव जिसमें जीवन हो, लाइफ हो। अब जैव मंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है, यानी कि जैव मंडल जो है वो पृथ्वी का एक तरह से, संकीर्ण का मतलब एक तरह से छोटा ही क्षेत्र है, जहाँ स्थल और जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाती है। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जैव मंडल में जो है वो आपका स्थल भी होता है और जल भी होता है और वायु भी होता है। ये तीनों चीज़ें जो है वो सम्मिलित होती है, और इस तीनों चीज़ों की सहायता से जो है वहाँ जीवन जो है वो संभव हो पाता है। तो शायद आप इस प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जितने भी मुख्य बिंदु थे, आप शायद उस चीज़ को जो है वो समझ पा रहे होंगे। अब अगले पेज पे हम लोग देखेंगे कि मैंने बताया था कि प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत एक कीवर्ड्स है जिसे पारितंत्र या पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम या इकोलॉजी कहा जाता है। तो इसे हम लोग यहाँ समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो इकोलॉजी है ये जीव विज्ञान की एक शाखा है, यानी इकोलॉजी बायोलॉजी का एक पार्ट है, और इस पार्ट के अंतर्गत किसी जीव या जीव समुदाय का उसके आसपास के पर्यावरण के साथ जो संबंध होता है उसी का अध्ययन हम लोग पारितंत्र या पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम या इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ आपकी एनसीईआरटी में जो बताया गया है उसे हम लोग समझते हैं कि पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। यानी कि ये जो पृथ्वी पे सभी जीव जंतु जो है वो पाए जाते हैं, और ये अपने आसपास जो चीज़ें मौजूद है जिसको हम लोग पर्यावरण कह सकते हैं, तो उसके साथ ये जो संबंध बनाती है उसी का अध्ययन हम लोग पारितंत्र या पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम या इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। यदि इसको सिंपल में इस तरीके से समझा जाए तो जैसे कि मान लेते हैं कि हम मानव हैं और हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, तो हमारे आसपास क्या चीज़ें हैं? भूमि है, हमारे आसपास क्या है? जल है, हमारे आसपास क्या है? हवा है, और ये सभी चीज़ें हमारे जीवन के लिए बेहद उपयोगी है। तो हम मानव या कोई और जीव जो है इसके साथ क्या करता है? संबंध बनाता है, और इस संबंध का ही अध्ययन जो है वो पारितंत्र या पारिस्थितिकी कहलाता है। शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब अगले पेज पे हम लोग तो इस चैप्टर का हमारा आखिरी टॉपिक्स है मानवीय पर्यावरण। तो यहाँ हम लोग मानवीय पर्यावरण के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे बता रखा है कि मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित सारी चीज़ें और खुद मानव, ये दोनों जो है वो मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आती है, जो कि एक पर्यावरण का घटक है। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक का मतलब होता है निरंतर क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। यानी कि मानव जो है उसके आसपास जो पर्यावरण मौजूद है वो अपने पर्यावरण के साथ एक निरंतर हमेशा जो है कोई ना कोई काम करते रहता है, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार बहुत सारे वो परिवर्तन जो है वो करते रहते हैं संबंध बना के। जैसा कि आपको पारितंत्र में मैंने बताया था कि किस प्रकार से जो भी चीज़ें उसे चाहिए उसमें वो एक तरह से पर्यावरण के साथ क्या करते हैं? संबंध बनाते हैं। शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब समय के साथ मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीकों सीख लिए, जैसे फसल उगाना एवं पशुपालन करना तथा अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। तो ये सारे परिवर्तन जो है वो समय के साथ मानवों के द्वारा पर्यावरण के साथ एक तरह से एक कोरिलेशन जो है वो बनाया गया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक तरह से पारितंत्र भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया। तो ये जो है एक तरह से मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत हम इन चीज़ों को जो है वो पढ़ते हैं। मानवों के द्वारा जो ये समय के साथ जैसे कि फसल उगाना, पशुपालन करना, अस्थायी जीवन जीना, ये जो सभी क्रियाकलाप जो है वो मानवों के द्वारा समय के साथ जो है किए गए,
ये सभी क्रियाकलाप जो हैं वो मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अब आप लोगों को एक कीवर्ड समझना है, वस्तु विनिमय प्रणाली। इसके बारे में भी बातें जो है आपके एनसीईआरटी में वो बताई गई। तो ये क्या होता है? तो यह वस्तु की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन या सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ धन होगा, धन का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली है ये भी एक तरह से व्यापार ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इस समय ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं। ये पहले जो है कि किया जाता था मानवों के द्वारा, जब सिक्के वगैरह का आविष्कार नहीं हुआ था तो मानव उस समय भी जो है कि वस्तुओं का व्यापार करते थे, लेकिन वस्तुओं का व्यापार वे एक वस्तु दूसरे वस्तु से अदला बदली करके इस व्यापार को करते थे। इसमें किसी भी प्रकार का धन का प्रयोग नहीं किया जाता था, तो इसलिए इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। यानी कि वस्तु का एक तरह से अदला बदली किया जाता था। तो शायद आप इस वस्तु विनिमय प्रणाली को समझ पाएंगे। अब आप लोगों को नोट में एक चीज़ ध्यान में रखना है कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यानी कि आप लोग अब तो समझ चुके होंगे कि पर्यावरण हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो इस वजह से पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण जो है दिवस मनाया जाता है। और पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस जो है मनाया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर्यावरण के बारे में लोग अवेयर हो और पर्यावरण के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ध्यान दे। तो ये मकसद होता है किसी भी दिवस को मनाने का। तो यहाँ पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है तो ये मकसद होता है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे रिकॉल कर दूं कि मैंने यहाँ जो आप लोगों को पर्यावरण के जो घटक के बारे में बताया और पर्यावरण के ये जो, अब आप लोगों को मैं एक बातें बता दूं कि पर्यावरण के घटक में हम लोगों ने जो प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ा, और प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जो स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैव मंडल, इन सबों के बारे में हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी में भी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के अंतर्गत पढ़ा था। और आगे भी यहाँ क्लास 7 की एनसीईआरटी में आगे के चैप्टर्स में भी हम इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। वैसे ये चैप्टर्स मैंने क्लास 7 का करा रखा है, आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों को मैंने जो पारितंत्र बताया, आप यहाँ थोड़ा सा इस चीज़ को भी एक बार और समझ लें कि पारितंत्र में मैंने बताया कि पर्यावरण भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। कौन? मानव, यानी कि समस्त जीवधारी। भौतिक यानी कि जो भी चीज़ें मौजूद है तो उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं पर्यावरण में, जो भी चीज़ें मौजूद है। और फिर रासायनिक कारकों के द्वारा उसमें कुछ बदलाव भी करके उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी बहुत सारी जो दवाइयाँ निकल रही है कि किसी तरीके से हम यदि बीमार पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि पर्यावरण में जो चीज़ें मौजूद है उसी को हम लोग ले करके उसमें कुछ बदलाव करके फिर उस कारगर चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई बीमारी में हम लोग इस्तेमाल करें दवाई या जड़ी बूटी वगैरह का। तो इसलिए यहाँ भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर यानी कि निरंतर जो है इसमें हम लोग बदलाव करते हैं और जिसमें वे निवास करते हैं। तो ये जीवधारियों के द्वारा जो है आपस में एक तरह से पर्यावरण के साथ एक संबंध जो है वो बनाया जाता है। तो शायद आप इस चीज़ को भी समझ पा रहे होंगे। तो हमारा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को जैसा भी लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।